नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के कई क्षेत्रों में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरे। अफीम, धनिया, इसबगोल और गेहूं, चना की फसल को हुआ भारी नुकसान। सीतामऊ, दलोदा, मनासा, मल्हारगढ़ के किसान फसल नुकसानी से चिंतित। यूक्रेन में फंसे भगोर के रहने वाले सचिन की हुई वतन वापसी। परिजनों ने दिया प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद। मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण को लेकर इंटक कांग्रेस व सेवा दल ने किया आंदोलन। जल सत्याग्रह कर जमकर कोसा सरकार को। और मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ पकड़ा एक आरोपी को। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस जुटी पूछताछ में। शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से नाका नंबर 10 प्रतापगढ़ रोड पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए जाने वाला है। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताया हुलिये वाले आदमी को रोका व तलाशी ली तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ मिला। मंदसौर पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पकड़ने में सफलता हासिल की है। शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से नाका नंबर 10 प्रतापगढ़ रोड पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए जाने वाला है। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये वाले आदमी को रोका व तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो अवैध मादक अफीम मिली, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए है। इसके साथ ही व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस द्वारा 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनसे आरोपी अफीम लाया था व जिसे अफीम देने जा रहा था। दोनों ही आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति जो है मादक पदार्थ लेकर 10 नंबर नाके से जा रहा है, तो कोतवाली पुलिस की कार्रवाई की गई है और डाडमचंद कुमावत नाम है व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 1 किलोग्राम अफीम जब्त की गई, जिसकी कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए है। और दिनेश पाटीदार अकोदड़ा वहाँ से लेकर आया था वो, और काशीराम जाट चित्तौड़ को देने जाना था उसे। तो डाडमचंद कुमावत की गिरफ्तारी के बाद PR लिया गया है और अनुसंधान जारी है। कितने लोग फरार हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग अभी फरार हैं, जिनके नाम उसने बताए हैं और पूछताछ की जा रही है। बाकी कहाँ का रहना? राजस्थान का निवासी है डाडमचंद। शहर की जीवनदायिनी मां शिवना की शुद्धिकरण व प्रदूषण से मुक्ति के लिए समय समय पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किए जाते रहे हैं। तो वहीं बुधवार को जिला युवा इंटक कांग्रेस व सेवा दल द्वारा शिवना नदी को प्रदूषण से मुक्ति के लिए जल सत्याग्रह किया गया। बुधवार को जिला इंटक व सेवा दल ने शहर की जीवनदायिनी शिवना मैया के शुद्धिकरण, प्रदूषण से मुक्त करवाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की। बुधवार दोपहर में शिवना नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया गया व मध्य प्रदेश सरकार को जमकर कोसते हुए नगर पालिका की नाकामी पर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, कार्यकर्ता व नेताओं ने भाग लिया व मांग की कि जब तक शिवना शुद्धिकरण को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनेगी, तब तक अलग अलग तरह से शिवना के लिए आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि शहर की जीवनदायिनी मां शिवना की शुद्धिकरण व प्रदूषण से मुक्ति के लिए समय समय पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किए जाते रहे हैं। तो वहीं बुधवार को जिला युवा इंटक कांग्रेस व सेवा दल द्वारा शिवना नदी को प्रदूषण से मुक्ति के लिए जल सत्याग्रह किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। को बचाना है, कांग्रेस को आगे आना है, मां शिवना को बचाना है, कांग्रेस को आगे आना है, मां शिवना को बचाना है, मंदसौर को आगे आना है, मां शिवना अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। भारत माता की जय। ये हमारी मांग इसके जो जलकुंभी और शिवना की जो शुद्धिकरण को लेके आज हम आंदोलन कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक हम अभी संदेश दे रहे हैं बीजेपी सरकार को और नगर पालिका को। बहुत शांतिपूर्वक हम संदेश दे रहे हैं कि आप कुछ ध्यान इसके तरफ आकर्षित करिए। अगर ये हमारे अगर नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और आप मुक्तिधाम से लेके यहाँ तक देखिए किस तरह की गंदगी और जलकुंभी है, उसको ही लेके हमने आज आंदोलन किया है। क्या करा आप लोगों ने आज? आज हमने जल सत्याग्रह करा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती और जनता अगर
जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुनते इस चीज़ को तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे भूख हड़ताल पे बैठे, चाहे हमें धरने देने पड़े, और इससे भी भयानक अगर और कुछ करना पड़ा तो वो भी हम करने को महिलाएं तैयार हैं। आज देश में भाजपा, प्रदेश में भाजपा, नगर पालिका में भाजपा, लेकिन आज शिवना मैया की जो दुर्दशा हुई है, आज मंदसौर के नागरिक इस बात को लेकर आंसू बहा रहे हैं। सारे हिंदू लोग इन भाजपा की कुरीति और कुव्यवस्था से परेशान और पीड़ित हैं, लेकिन शिवना मैया के प्रति इनका कोई रुझान नहीं है। इन्होंने शिवना मैया को पूरे प्रदूषित किया है, उद्योगों का पानी मिलाया गया, नालियों का पानी मिलाया गया। कई बार इस बात के लिए सामाजिक संगठनों ने काम किया है, लेकिन प्रशासन और शासन जागने को तैयार नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो सब सोए हुए हैं। हमारा एक संकल्प है कि शिवना मैया जब तक स्वच्छ नहीं हो जाए तब तक हम निरंतर आंदोलन करेंगे, और आज से हमने जल सत्याग्रह का शुरुआत करी है, ये निरंतर आगे चलता रहेगा। देखिए, आज कांग्रेस की समस्त नारी शक्ति ने मिलकर के जल सत्याग्रह किया है, इसलिए कि इस गुमान में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र से लेकर के यहाँ तक राज्य कर रही है, जो हमेशा से धर्म के नाम पर राजनीति करती आई हैं, कहाँ गए वो धार्मिक आस्थाएं उनकी? क्या वो पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं तो उन्हें शिवना का हाल दिखाई नहीं देता? हमने नगर पालिका परिषद में इतनी बार इस मुद्दे को उठाया, इतनी बार उन्हें सुझाव जब उनने मांगे तो हमने सुझाव भी बताए, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पर कार्य नहीं किया गया। और जब भी कार्य चालू होता है इतनी अदूरदर्शिता के साथ कार्य करता है कि वो किया ना किया सारा बराबर हो जाता है। तो क्या विज़न क्या है हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विज़न आखिर है क्या? ये चीज़ मतलब हमारे मंदसौर वासी किस बात की सजा भुगत रहे? आप मुक्तिधाम चले जाइए, जब दाग करने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा वो वहाँ ठहर नहीं पाते, ये उनकी स्थिति बन के रह गई है। तो आखिर कब तक ये चलेगा? कब तक चलेगा ये आंदोलन मैम? देखिए, अभी तो हमने सांकेतिक धरना किया है, अगर इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि यदि नहीं जागरूक होते हैं, नहीं इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाता है, तो फिर हो सकता है कि हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। मल्हारगढ़ अंचल में मंगलवार रात्रि में हुई बारिश व ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर अफीम किसान इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से परेशान है। फसल नुकसानी का बुधवार को जायजा लेने कांग्रेस जन किसानों के खेतों पर पहुंचे और फसलों का जायजा लिया। अलसी, गेहूं, इसबगोल और अफीम की फसलों को बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। फसलों के निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि क्षेत्र से काफी हद तक फसलों में नुकसान हो गया है। किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मंगलवार की देर शाम क्षेत्र में और विशेष करके नारायणगढ़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सारी फसल जैसा आप देख रहे हैं, सारी फसल जो है लगभग चौपट हो चुकी है। बार बार कांग्रेस पार्टी और किसान मांग करते आए हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार किसानों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देती है। एक समय था जब अतिवृष्टि से कमलनाथ जी की सरकार थी और अतिवृष्टि हुई थी, बगैर सर्वे के 100% नुकसान मान करके माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने अन्नदाता किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की नहीं सुनती है। वे पूंजीपतियों की सरकार है और सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा करती है। आज अफीम उत्पादक किसान काफ़ी परेशान है। अफीम में कई प्रकार के रोग लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, किसान भी लगातार अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और नारकोटिक्स किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसानों के हित में कांग्रेस की आवाज़ को अगर दबाने का प्रयास कर और किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी और मोदी सरकार और शिवराज जी की सरकार को बाध्य करेगी कि किसानों का जो हक का पैसा है, किसानों का जो मुआवजा है, वह तत्काल हमारे अन्नदाता किसानों को दे। मंगलवार की रात्रि में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से मल्हारगढ़ तहसील के अनेक तमाम किसानों का भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, चना, अलसी, जौ, अफीम सभी फसलें चौपट हो गई है। मुंह में आया हुआ दाना किसानों का प्रकृति ने छीन लिया है। मेरी शिवराज सरकार से गुजारिश है कि वे शीघ्र से शीघ्र इन फसलों का
आकलन करवाकर और किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसान जो है सम्मान की ज़िंदगी जी सके। कमलनाथ सरकार ने पिछली बार जब भारी नुकसान हुआ था तब 100% मुआवजा बिना किसी आकलन के दिया था। यदि शिवराज सरकार केवल बातें ही करती है, बातों के सिवा कुछ नहीं करती है, यदि शीघ्र ही इन्होंने मुआवजा स्वीकृत नहीं किया और फसलों का सर्वे नहीं कराया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। 10% अगर निकली भी जाए बनती कई बनो है, 10% अपन निकाल भी ले तो वो तो खर्चा इसके लागत के बराबर में बैठ रहा है। अलसी कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो आधा से ज़्यादा हुआ। सिर्फ पानी गिरा कि ओले ओले भी गिरे? ओले भी गिरे थे। ओले गिरने से पूरी फसल आड़ी हो गई, आड़ी गिर गई। कितना % नुकसान हुआ? ये आधे से ज़्यादा नुकसान हुआ। दलोदा क्षेत्र एवं मंदसौर जिले में बिन मौसम हो रही बारिश एवं ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बनकर आई है। वर्तमान समय में मार्च महीना किसानों के लिए पूरे वर्ष भर की मेहनत के परिणाम के रूप में होता है। सभी किसान फसलों को काटने एवं समेटने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ काले सोने के नाम से प्रसिद्ध अफीम की फसल भी जिले में चरम पर है। अभी लगभग 85% अफीम में दुहाई व चिराई का काम चल रहा है। ऐसे में ये बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए घातक साबित होगी। आपको बता दें कि जिले के लगभग मंदसौर, दलोदा, सीतामऊ और सुवासरा तक के क्षेत्र में बारिश ने कहर बरपाया है, जिसे लेकर किसानों के पास अब मायूसी के अलावा कुछ नहीं है। SBCN रिपोर्टर ने किसानों से चर्चा की। चर्चा के अनुसार दलोदा, भालोट, लसुड़ावन, बड़वन, रातीखेड़ी, कुचड़ोत, अफजलपुर, भावगढ़, निम्बोद, मजेसरा, पटेला, मजेसरी एवं सेमलिया, हीरा आदि किसानों से हुई चर्चा के अनुसार किसानों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि बेमौसम की हुई आफत की इस बारिश के कारण जो फसलों में नुकसान हुआ है, इसका तत्काल सर्वे व नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा एवं बीमा की किसानों ने मांग की है। अब देखना यह है कि मुसीबत की इस घड़ी में किसानों के लिए सरकार व प्रशासन कितना सहयोग करते हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। आज बहुत ही भालों में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे अफीम और दूसरी फसलें सभी पूरी तरह तहस नहस हो गई। अफीम की ये कंडीशन हो गई, इसके साथ न तो पत्ती बची है न डोरी सही बची है। अब चीरा लगाने से और अफीम में कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं गाँव भालोट, जिला मंदसौर से बोल रहा हूँ। आज बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, बारिश गिरी हुई है, जो कि अफीम में चीरा लगा। अभी किसान अफीम में चीरा लगा रखा है, पूरी अफीम धुल गई है और डोड़े भी भांग गए, सब फट गए डोड़े। ये देखो अब फट गए डोड़े सब। अब प्रशासन किसान को किसे आश्वासन देगा और किसे समझाएगा कि हमें अफीम का औसत चाहिए, किसे क्या करेंगे। किसान परेशान हो गया है। प्रशासन से अनुरोध है कि किसान को समझाइश दे और उनको आश्वासन दे कि हम कैसे औसत देंगे, किसे क्या करेंगे। हमारी बहुत फसलें नुकसान हो चुका है, फसलें सब नीचे गिर गई है और वो बहुत नुकसान हो चुका है। मैं गांव भालोट से आज बहुत ही जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और तेज़ हवाओं के साथ जो पानी गिरा है, उससे जो डोड़े पूरी तरह तहस नहस हो गए हैं। इस तरह डोड़े पूरे फटकर अलग हो गए हैं और पत्ते बेरों बिल्कुल नहीं रहे। अब कैसे किसान औसत पूरी करेगा और प्रशासन को, नारकोटिक्स विभाग को क्या अफीम के लिए क्या देगा। सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने संकट की बात यह है कि केवल अफीम ही नहीं है, अफीम के साथ दूसरी फसलें भी सभी पूरी नष्ट हो चुकी है। अब प्रशासन क्या मदद करेगा, क्या सहायता करेगा, ये प्रशासन से आस लगाकर बैठे। मौसम बारिश पीड़ी तो हमला को नाश हो, गेहूँ चना काटी मिलिया अनकण के गुरुपा तो आड़ा पड़ी गया, खेता में पानी भरे गो, अपन ठंड हवा चली रही, अभी तक नुकसान हो रो खेता में। अब कहीं करा अच्छा तो पड़ रही हो। सरकार से कहीं मांग करो, सरकार जी कहीं माचो जो कहीं भी तो दे, तो नुकसान हो रो तो बे मोती मरता में घरसान में कही है, घरसान में झड़ी याद है नहीं, यही खत्म हो जाए तो कहीं करा। 2 दिन से बारिश हो रही, 2 दिन की अफीम खराब हो गई, मेथी आड़ी पड़ गई, गेहूँ आड़ा पड़ गए, हल्दी आड़ी पड़ गई, धनिया खराब हो गया और बाकी
बेमौसम का बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है। ओले बारी ओले गिरे। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हो? क्या कुछ सरकार को ये कहना हमारा कि कोई भी मुआवजा मिल जाए। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच भारत के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे हुए सचिन की घर वापसी हुई है। यूक्रेन में फंसा हुआ था तब सचिन के माता पिता काफी चिंतित थे, लेकिन सचिन की घर वापसी के बाद सचिन का पूरा परिवार बेहद खुश है। सचिन के पूरे परिवार ने प्रधानमंत्री के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव भगोर के रहने वाले सचिन प्रजापति यूक्रेन से अपने घर सुरक्षित पहुंचे। उनकी माता ने पूजा की थाली हाथ में लेकर तिलक लगाकर सचिन का स्वागत किया। वहीं सचिन के घर वापसी पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। सचिन के दादाजी ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। यूक्रेन से सचिन प्रजापति की वतन वापसी पर गांव के सभी लोग सचिन का स्वागत करने के लिए पहुंचे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया हूँ। मैं जब डेनीपर में था तब वहाँ पर रोज़ रात को अलार्म वगैरह बजते थे, बम धमाके की आवाज़ आती रहती थी, तो बहुत डर लगता था। लेकिन हम 1 मार्च को डेनीपर से निकल गए थे यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए। हम 2 मार्च तक पहुँच गए, लेकिन 2 मार्च के बाद हमें वहाँ से कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं हुई, तो हम 6 मार्च तक रोमानिया में ही रहे। उसके बाद हमें 7 मार्च की फ़्लाइट मिली वहाँ से एयर इंडिया, जिसमें हम दिल्ली तक वापस आए। और हम खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से वहाँ पर होती थी? आप जो कि वहाँ अपना जीवन यापन करते थे? शेल्टर होम में खाने पीने की व्यवस्था सब अच्छी कर रखी थी, गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधा दी गई थी हमें। अब आप आ गए हैं, आपके भविष्य के लिए आप गए थे डॉक्टर बनने के लिए। अब आप ऐसे में आपके भविष्य को लेकर आप क्या करेंगे? भविष्य में क्या सोचा? अभी कुछ सोचा नहीं, देखते हैं आगे क्या स्थिति होती है वहाँ जहाँ हम थे, लेकिन वो अभी तो सेफ जोन में था। आगे वहाँ पर क्या होता है उस हिसाब से फिर आगे हम डिसाइड करेंगे। जब मैंने वहाँ पर यूक्रेन में था तो 22 मार्च को मैं इसकी फ़्लाइट बुकिंग कराने गया, तो 22, 23, 24, 25, 26 तक जो है इसकी फ़्लाइट की टिकट सब फुल थी। फिर मैंने 27 तारीख की जो है कीव से इसकी फ़्लाइट बुकिंग करवा दी थी, पर 24 तारीख को जो है सभी फ़्लाइटें रद्द हो गई। उसके बाद में चिंता में हो गए हम कि आखिर अब क्या होगा। फिर भारत शासन द्वारा इसको वहाँ डेनप्रो यूनिवर्सिटी से रोमानिया बॉर्डर तक ले जाने के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा बस द्वारा जो है इसको ले जाया गया। 2 मार्च को ये रोमानिया बॉर्डर पर पहुँचा और वहाँ पर 6 मार्च तक कोई फ़्लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। फिर 7 मार्च को कंफर्म हुआ कि आज 11 बजे जो है फ़्लाइट मिलेगी। वहाँ पर शेल्टर होम में रुका हुआ था, वहाँ पर खाने पीने रहने की बढ़िया व्यवस्था थी। इससे हम रोज़ शाम को सुबह में 2-3 बार इसकी व्यवस्था पूछते रहते थे कि भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये बताता कि कभी कभी यहाँ पर कॉलेज में था तब यहाँ पर धमाके या कि यहाँ घर वाले चिंता करते थे, तो मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ, पर यहाँ पर एक मिसाइल गिरी है, पर घर वालों को मत बताना, ये हमको और ढाढ़स बजाता था। फिर यहाँ 7 मार्च को शाम को 3 बजे जो है इसको फ़्लाइट मिली, वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली से रात को 11 बजे उतरने के बाद में इसने बोला कि मेरे को सुबह में 5 बजे इंदौर के लिए फ़्लाइट है। सुबह में 5:30 बजे 8 तारीख को सुबह में 5 बजे जो है इसको फ़्लाइट मिली। इंदौर उतरा 7 बजे और 7 बजे से वहाँ से बस उज्जैन आया और उज्जैन से मेडिकल की पढ़ाई है, वहाँ पर ट्रेन दी गई है, युद्ध चल रहा है। ऐसे में अब आपने जितना जो खर्चा करके इसको पढ़ाया है, तो अब क्या लगता है भविष्य को लेकर इसके कितना चिंतित है? भविष्य के लिए मुझे बहुत चिंता है, पर मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री सभी से कि आज हमारे देश के कम से कम 20,000 बच्चे जो जिनका भविष्य कोई 5वें साल में था, कोई 3रे साल में था, शासन इसके लिए कोई न कोई अवश्य योजना बनाएगी जिससे इनको इंडिया में ही इनकी जो आगे की MBBS की पढ़ाई पूरी हो सके। मैं बहुत दुखी हो रहा था और मोदी जी को मेरा प्रणाम है और शिवराज जी को, जो कि हमारी भारत सरकार मजबूत सरकार
जिसने सारे हमारे भारत के बच्चों को यहाँ ला करके भारत में सुरक्षित लाए हैं, उनको आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वरी रूप मोदी जी को मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी भारत की जनता को सुरक्षित रखे और उनको परमात्मा अंतिम शक्ति दे, बहुत भारी शक्ति दे, जो कि इस भारत को महान बना। खाटू श्याम बाबा के फूलों से सजे आकर्षक दरबार के समक्ष मंगलवार रात को भव्य भजन संध्या का आयोजन नाहरगढ़ में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने देर रात तक भजनों पर झूमते गाते जयकारे लगाए। इस अवसर पर खाटू श्याम बाबा के भजन गायक नम्रता करवा मुंबई, महेश परमार जयपुर ने गणपति वंदना के साथ भजन संध्या शुरू कर देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की स्वर लहरियां बिखेरी। श्याम मित्र मंडल नाहरगढ़ के तत्वावधान में भजन संध्या का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नाहरगढ़ के अंबिका गार्डन में खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। रात करीब 9 बजे से शुरू हुई भजन संध्या देर रात तक चली, जिसमें श्रद्धालुओं के ऊपर इत्र की वर्षा की गई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। बारिश की बूंदों ने भजन संध्या में थोड़ी रुकावट जरूर डाली, किंतु श्याम प्रेमियों का उत्साह जबरदस्त देखा गया। बारिश की बूंदों के बीच में भी देर रात तक कलाकारों द्वारा एक से एक शानदार प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोह लिया, जिससे भजन संध्या देर रात तक चली। बारिश की बूंदों के बाद भी भजन संध्या सुनने बड़ी संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। इस भजन में डांस करना पता है कैसे आया बाबा? करो जरा एक बार। आयो सावरियो सरदार, आयो सावरियो सरदार, मन खाटू नरेश की जय जय। और आज तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही बह रही है। हवाओं ऐसी बहो कि बाहरों को होश आ जाए। और नाहरगढ़ वाले तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ कि गाने वाले को भी थोड़ा जोश आ जाए। एक साथ जितनी देर में खड़े हो भाई दरबार में ऐसे हाथ बंद करके खड़े मत रहो, ताली बजा के एक साथ 1 2 3 4। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुधवार को मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नीमच जनपद पंचायत कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच जिले के बाहर की कंपनियों ने भाग लिया। ये कंपनियां यहां शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस मेले में 200 से अधिक लोगों ने पंजीयन करवाया। इस आशय की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी हुकुम सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के शिविर का आयोजन नीमच जिले के जावद और मनासा जनपद में भी जल्द किया जाएगा। ये जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिला पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने जनपद में रोजगार मेले का आयोजन किया है। और यहाँ अभी जो हमारा पंजीयन हुआ है वो करीबन 70 का हुआ है पंजीयन, और उसमें से जो चयन वाला है उसमें से 25 का भी चयन हुआ है अलग अलग संस्थाओं और कंपनियों में। तो हमारे यहाँ अलग अलग कंपनियों से भी आए हैं, संस्थाओं से भी आए हैं। जैसे SVG एक DDU-GKY का सेंटर है रतलाम में, वो 4 से 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स दे के 100% जॉब प्लेसमेंट वाला काम है, तो वहाँ के लिए भी बच्चे आ रहे हैं। और कुछ कंपनियाँ भी हमारे साथ में हैं, जैसे गुड वर्क
करके HR कंपनी है जो कम से कम 8 से 10 कंपनियों के लिए प्लेसमेंट के लिए आए हुए हैं अलग अलग। जैसे कोजेंट करके कंपनी है उसके लिए वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक टेली परफॉर्मेंस करके उसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एक कॉस्मोस करके है जो मारुति सुजुकी या मिंडा और इनके लिए मदरसन इनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं ये लोग। एक रेमंड्स का भी है, अरविंद मिल से भी है उनके लिए भी है, एक L&T फाइनेंस वाले भी आए हैं वो भी बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो अभी 70 का पंजीयन हुआ है और उसमें से 25 का हुआ है। एक और हमारे साथ SIS सिक्योरिटी जो कंपनी है वो जुड़ी हुई है, वो भी बच्चों को ट्रेनिंग दे के रोज़गार देने का काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, तो वो भी आए हुए हैं। रोज़गार मेला कितने बजे तक रहेगा? ये अभी हमने 10 से 4 बजे तक का रखा है, 10 से 4 बजे तक जो बच्चे आएंगे उनके लिए है। और यही मेला फिर हमने कल मनासा में रखा है और परसों जावद में रखा है जनपद में। तो ज़िले की तीनों ही विकासखंड में रोज़गार मेला रखा है हम लोगों ने। हमारा लक्ष्य है कि आज कम से कम 200 से 250 बच्चों का पंजीयन हो और 50+ बच्चों का चयन हो। बुधवार को नीमच के कोठी स्कूल के पीछे मैदान में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 2 गायों की मौत हो गई। दरअसल विद्युत विभाग द्वारा लगाई गई डीपी में से तार बाहर निकल रहे थे और गाय इन तारों के संपर्क में आ गई, जिससे गायों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस संबंध में रहवासियों का कहना है कि पूर्व में विद्युत विभाग को डीपी उक्त स्थान पर नहीं लगाने के लिए कहा गया था और तार भी निकलने की शिकायत की गई थी, मगर इस ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और ये हादसा हो गया। गौरतलब है कि उक्त क्षेत्र में कोठी स्कूल, PG कॉलेज और डाइट कॉलेज मौजूद है, जहां बच्चे व अन्य लोग बड़ी संख्या में आते हैं। ये MPB वाले की लापरवाही से ये घटना हुई है और यहाँ पे ये कोठी स्कूल भी है, डाइट जिला प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पे, और सभी स्कूल के बच्चे बच्ची, लड़के लड़कियाँ सभी यहाँ पे आते हैं और पास में डिग्री कॉलेज भी आ गया। और ये बहुत ख़तरनाक जगह है। यहाँ पे पहले भी विद्युत मंडल वाले से अवगत कराया था और बाल्दी जी यही थे उस टाइम, वो आके देख के गए थे और उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे बाउंड्री करवा देंगे और तार फेंसिंग करवा देंगे, कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन की लापरवाही से आज फिर 2 गायें मर गई। और इस जगह कोई बच्चे बच्ची की अप्रिय घटना हो जाती तो इसका जवाबदार कौन होता। और ऐसे ही 2 डिपियाँ लगी हुई है, एक डिपी और उधर मेन रोड पे लगा रखी, जो कॉलेज की ज़मीन होते हुए भी वो बीच रोड पे खड़ी कर दी। तो ये MPB वाले की पूरी लापरवाही है। और सुबह आपने बताया कि जैसे वो तार वगैरह भी नीचे थे और अभी आके विद्युत विभाग द्वारा हटा दिए गए हैं वो तार वगैरह। हाँ, ये पहले जो सुबह सुबह करीब 6 बजे के लगभग ये गायें करंट में जपेट में आई और मृत्यु हुई इसकी। तो उसके बाद ये वहाँ पे MPB वाले ने भी सूचना दी और इसके अलावा ये नगर पालिका वाले कोई आए होंगे। मैं कहीं थोड़ी देर इधर उधर गया तो वो गायें भी वहाँ से हटा ली और तार भी ऐसे ही ओपन पड़े थे यहाँ पे, तो फोटो में वो दर्शाए गए हैं। बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिले की सिंगोली तहसील अंतर्गत आने वाले गांव लोहारिया जाट के रहने वाले भेरूलाल गुर्जर ने नीमच कलेक्ट्रेट में एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि उनकी जमीन जिसे कुर्क किया जा चुका है उस पर भी अवैध तरीके से परिवार के लोग पटवारी व अन्य लोगों से मिली भगत कर अवैध तरीके से विगत 18 वर्ष से खेती कर रहे हैं। इस संबंध में कई अधिकारियों को उनके द्वारा शिकायत की गई, मगर अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित की मांग है कि आरोपी परिवार वालों से उक्त समय में खेती से की गई कमाई की राशि को न्यायालय में वे जमा करे और कुर्क जमीन को छुड़वाए, वरना वे इस संबंध में न्यायालय की शरण लेंगे। तहसील जावद, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मैं 18 साल से भीलवाड़ा में किसी कार्य में से धंधा करने के लिए चला गया था। इतने में मेरे परिवार वाले जो मेरे नाम की कुड़की लगी हुई ज़मीन को भी नाजायज़ बोल रहे थे, तहसीलदार और पटवारी की मिली भगत से। मैंने तहसीलदार साहब को आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और श्रीमान आदरणीय महोदय कलेक्टर साहब को दिया कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और पटवारी साहब को भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें गाँव के कोतवाल द्वारा मिली भगत से सालाना 40,000 रुपये मेरी फसल में से निकाल रहे हैं और अभी उसकी कुड़की लगी हुई को भी ये नाजायज़ बोल रहे हैं। इसलिए मैं सब जगह कार्रवाई करने के लिए दौड़ रहा हूँ, इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं श्रीमान आगे के लिए भी दौड़ रहा हूँ। इसलिए मेरी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि मेरी सुनी जाए और मुझे भटकने से रोका जाए और मेरे परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगभग कितनी जमीन है? मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है। कौन कौन पटवारी? पटवारी हल्का नंबर 32 जाट लोहारिया का रहने वाला, अभी वो सिंगोली रह रहा है मकान में।
क्या बोलता है पटवारी? पटवारी इसलिए कह रहा है मेरे को कि तुम तुम्हारे कुड़की हटाने का आदेश का लेटर कोर्ट बेगून द्वारा लाओ, जब ज़मीन तुम्हारे सुपुर्द की जाएगी। जबकि मैं कुड़की हटाने की कार्रवाई कर रहा हूँ। इससे पहले ये कुड़की लगी हुई को भी ये 18 साल से मिली भगत से बो रहे हैं। ये मेरे परिवार के राजू पिता देवीलाल गुजर, पप्पू पिता देवीलाल गुजर और गोटू और रमेश और मेरी 5 ही बहनें ये पटवारी से मिले हुए हैं और तहसीलदार से मिले हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तक 18 साल से मेरी ज़मीन को इन्होंने नाजायज़ बोई है और सालाना 40,000 रुपये साल के निकाले, उसके जितने भी बन रहे हैं ये कुड़की लगी हुई उच्च न्यायालय कोर्ट बेगून द्वारा वहाँ पे जमा कराए, नहीं तो मैं वहाँ पे भी इनके खिलाफ मुकदमा लगाऊंगा जज के सामने कोर्ट में। बुधवार को नीमच के रेड क्रॉस भवन पर वृद्धजन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय वृद्धजन देखभाल कार्यक्रम के तहत ये शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा वृद्धजनों की जांच की गई और उसके बाद उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर में वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों की संबंधी जांच की गई और आवश्यक परामर्श भी डॉक्टरों ने दिया। शिविर सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जो 2 बजे तक चला। इस दौरान करीब 70 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया और उपचार लिया। शिविर में नीमच के साथ साथ जिले के विभिन्न स्थानों से वृद्धजन अपना इलाज करवाने पहुंचे। ये राष्ट्रीय वृद्धजन निवारण शिविर है। इसमें मतलब 50-60 साल से ऊपर के जितने भी वृद्धजन हैं उनकी हाइपरटेंशन, शुगर, साइकेट्री से रिलेटेड और डेंटल से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं या हड्डियों से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये ओल्ड एज में जो बीमारियां जो हो जाती हैं, उसके लिए हम लोग ये हर 2-3 महीने में एक शिविर आयोजित करते हैं। और इस शिविर में इन सभी को निःशुल्क जांचें और निःशुल्क उपचार की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है। कितने दिन का शिविर है और कितने पेशेंट अभी तक आ चुके हैं? हाँ, अभी तो 50 एक पेशेंट तो आ गए हैं और एक ही दिन का शिविर रहता है, सुबह से लेकर के और 2 बजे तक रहेगा, 1:30-2 बजे तक। और सभी यहाँ रेड क्रॉस के अंदर जो वृद्धाश्रम हैं इसके भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी हम उपचार वगैरह पूरा देते हैं। कहाँ के पेशेंट अभी तक आए? ये तो पूरे नीमच जिले के ही आ रहे हैं ना, पूरे नीमच जिले के आ रहे हैं। और वृद्धजन का मतलब जो आश्रम वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया कि यहाँ इनको मतलब पास पड़े और उनको कोई तकलीफ नहीं आए वहाँ से आने में। गणेश मंदिर, गणेश चौक, जमुनिया कला मंदिर पर नियमित भक्तजनों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के पावन उपलक्ष्य में शिव पार्वती विवाह राधा कृष्ण रास महोत्सव सांस्कृतिक भजनों की प्रस्तुति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में भगवान शिव की नृत्य नाटिका स्वर्गीय श्रीमती संतोषबाई एवं स्वर्गीय श्रवण कुमार जायसवाल की स्मृति में भव्य भजन संध्या कार्यक्रम की प्रस्तुति मनोज रिया एंड ग्रुप दिल्ली तूफान म्यूजिकल ग्रुप द्वारा दी गई, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा नृत्य और अभिनय की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखकर ग्रामीण भाव विवल हो उठे। भजनों की प्रस्तुति सुनकर श्रद्धालु भक्त नृत्य करने को मजबूर हो गए। ग्राम जमुनिया का गणेश मंदिर परिसर जयकारे से गूंज उठा। शिव तांडव नृत्य में राधा कृष्ण रास देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या का कार्यक्रम रात 8 बजे प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ संपादक प्रेम प्रकाश जैन एवं वरिष्ठ राजनेता उमराव सिंह गुर्जर द्वारा गणेश मंदिर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि प्रेम प्रकाश जैन ने कहा कि ग्राम क्षेत्र के विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक एकता के परिचायक होते हैं। विकास के साथ सामाजिक एकता भी राष्ट्रीय विकास में भागीदार होती है। उमराव सिंह गुर्जर ने कहा कि ग्राम सेवा और विकास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राष्ट्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राम सेवा ही विकास की प्रमुख धुरी होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थानी कलाकार राम प्रहलाद द्वारा 5 साइकिल के पहियों द्वारा हाथों में एक साथ घुमाने वाला नृत्य देखकर श्रद्धालु आश्चर्य में पड़ गए और इसके साथ ही बाबा रामदेव का नृत्य कच्ची घोड़ी के साथ प्रस्तुत किया तो श्रद्धालु भाव विवल हो गए। रंगमंच के कलाकारों द्वारा ओ माँ शेरोवाली, ओ माँ शक्तिशाली, माँ मेरी माँ से मिला दे भजन पर कालिका माता, अम्बे माता, दुर्गा माता, चामुंडा माता आदि का प्रभावी अभिनय नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन बाबू तूफान ने किया तथा आभार सरपंच विनोद जायसवाल ने व्यक्त किया।
100 रुपये दिए गए, बहुत बहुत शुक्रिया। बुधवार को नीमच के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय पर बड़ी संख्या में गांव माफिया खेड़ी और चंदू के अफीम काश्तकार पहुंचे, जहां उन्होंने विगत रात्रि में बारिश और ओलावृष्टि से हुए अफीम की खेती में हुए नुकसान के संबंध में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि बारिश की वजह से और ओलावृष्टि से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे वे अफीम का औसत उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अफीम के औसत को कम किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि बीती रात में जिले के कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, जिसमें फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। सर, ये हमारे गांव में कल बारिश और ओलावृष्टि हुई है, उससे सारी अफीम की फसल नष्ट हो चुकी है। किसी काश्तकार के चीरा एक चला है, किसी के चीरा लगने की संभावना थी, और अब उसमें पूरी जो गवर्नमेंट की है नीति, उसके अनुरूप अफीम आने की संभावना बहुत कम है। तो हम यहाँ सब मिलकर ज्ञापन देने आए थे कि श्रीमान यहाँ हमारे खेतों का, हमारी फसल का अवलोकन करके उसमें उचित मार्गदर्शन दे कि भाई हम इसको क्या करें आगे, और जो भी हो उचित सब काश्तकारों को बताए। और पानी से खेतों में गोड़े 2-2 फीट से आसपास पानी भर चुका है, और कई इंजन चला के पानी तोड़ा है, और कई काश्तकारों की फसल पूरी तरह से अब हवा और उससे गाड़ी गिर गई है, उसमें आधी फसल तो चीरने लायक ही नहीं बची है। और जो कोई काश्तकार चीर लगा दिया है, अब उनको दुविधा में है कि वो अब उसके जो गवर्नमेंट की नीति अनुसार इतनी पैदावार कहाँ से देगा। ये कल बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, उससे भारी नुकसान हुआ अफीम में। उसको लेकर हम सारे किसान आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या कितने कौन कौन से गांव के लोग शामिल है? अफीम की फसल को कितना नुकसान पहुंच गया? अफीम, हम ग्राम मातेखेड़ी से हैं। अफीम की फसल को 70% करीबन नुकसान हुआ है। कितने किसान हैं टोटल? अपने वहाँ 30 लाइसेंसधारी हैं। अभी आप कितने किसान यहाँ पर ज्ञापन देने आए? सभी किसान यहाँ पे उपलब्ध हैं। क्या बोला, क्या आश्वासन मिला अधिकारी की तरफ से? अभी चर्चा नहीं होगी, अभी मिलेंगे, उसके बाद में पता चलेगा। मनासा अंचल में बुधवार देर शाम आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई। ढाकनी, चुपनी, बामनी, माहगढ़, देवरी, खवासा सहित अंचल में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। बारिश का दौर मंगलवार रात्रि से जारी है। बेमौसम हुई बारिश व ओलावृष्टि की वजह से अफीम फसल सहित अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के अफीम किसान इस बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से परेशान है। वर्तमान में अफीम के डोडों से दूध लुवाई का काम चल रहा है। बेमौसम बारिश से चीरे गए डोडे धुल गए, जिससे अफीम की आवक कम हुई। वहीं अलसी, गेहूं, इसबगोल और अफीम की फसलों को बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। हो रही लगातार बारिश से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान, जिसमें आप देख सकते हैं अफीम की फसल में लगभग 80% चीरा का काम चालू हो चुका है, जिसमें देवरी, खवासा, महागढ़, रायसिंगपुरा, खेड़ी, मनासा के कई क्षेत्रों में इस बेमौसमी बारिश से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। प्राप्त जानकारी से मिली है कि चुकनी, ढाकनी में भी कई जगह ओले गिरने की भी खबर मिल रही है। अभी बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। फसल करीब पक के तैयार है। धनिया में काफ़ी नुकसान हुआ है, इसबगोल में नुकसान हुआ है,
अन्य फसलें जो कट गई है और जो कटने को तैयार है वो जो है आड़ी हो गई है खेतों में, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि तत्काल उसमें जो है राहत राशि भिजवाएं ताकि किसानों को उसमें राहत मिल सके। पूर्व में भी जो नुकसान हुआ था वो नुकसान का आकलन ठीक से नहीं किया गया और बराबर उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। इसमें जो बीमा राशि जो दी गई है वो करीब करीब 60 से 70% नुकसान हुआ था, लेकिन बीमा राशि कहीं 10% और 15% की दी गई है। कहीं कहीं सरकार की नियंत्रण में नहीं है या फिर सरकार की नाकामी है, इसके कारण किसानों को पूरा उसका मुआवजे का और फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम सब लोग मांग करते हैं कि किसानों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। कुकड़ेश्वर नगर में शिवरात्रि के भव्य मेले उत्सव के अंतर्गत सहस्त्रमुक्तेश्वर महादेव मंदिर का भक्तों द्वारा भव्य श्रृंगार किया गया। उदित सेन, अविनाश पटेल, पवन खाती, अतुल खाती, कैलाश गोस्वामी पांचों भक्तों ने महाकाल के तर्ज पर बाबा का भांग से श्रृंगार किया, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उदित सेन एवं अविनाश पटेल ने संयुक्त रूप से बताया, बाबा ने हमें दी प्रेरणा, मन में उठे भाव और ये श्रृंगार भगवान महाकाल के अनुरूप किया गया है। एवं कुकड़ेश्वर नगर सहित आसपास के क्षेत्र से आने वाले भक्तों ने श्रृंगार करने वाले पांचों भक्तों की सराहना की, जिसकी गांव के लोगों ने श्रृंगारकर्ता की तारीफ की। श्रृंगारकर्ता उदित सेन, अविनाश पटेल एवं अतुल मालवीय पवन खाती से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि श्रृंगार हमने तन मन से बड़ी लगन से किया है। सहस्त्रमुखेश्वर महादेव का श्रृंगार भांग, मावा, गुलाल, अबीर, अंगूर, काले अंगूर, चेरी, काजू, बादाम, रोहित, गुलाब, इत्र व वस्त्र व फूल द्वारा किया गया। सोमवार के दिन यहाँ पर महादेव मंदिर और बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ का तांता लगा रहा एवं आसपास के क्षेत्र से दूर दराज से भक्त बाबा के दर्शन करने आते व उनकी मन्नतें भोले बाबा पूरी करते हैं, जल्द भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 10 दिवसीय मेला उत्सव बड़े धूमधाम से चल रहा है। भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव का श्रृंगार जिले सहित आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।